नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद थे और इल्तुतमिश के 4 संतानों, सबसे बड़ा नासिरुद्दीन महमूद जो इसका सबसे बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया और सबसे छोटा बेटा बहराम शाह। नासिरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये दोनों शाह तुर्कान की संतान थे, अर्थात इनकी माता शाह तुर्कान थी और रजिया और बहराम शाह की माता तुर्कान खातून या कुतुब बेगम। सबसे बड़ा जो पुत्र इल्तुतमिश था वो सबसे योग्य पुत्र था, लेकिन इल्तुतमिश के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद की मौत के बाद इल्तुतमिश मानसिक रूप से बड़े परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो दूसरा पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का, भोग विलासता का जीवन जीने वाला है और बहराम शाह इनका सबसे छोटा पुत्र जो अभी अलग वयस्क है और इनकी एकमात्र पुत्री रजिया जो एक महिला है। अब इल्तुतमिश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका जो योग्य पुत्र है वो मर चुका है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करे। उसे चिंता होने लगती है कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता कौन संभालेगा, और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अवॉइड करके रजिया बेगम को ग्वालियर विजय के बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की शासिका बनेगी, क्योंकि बहराम शाह अल्पवयस्क था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को वो शासन सत्ता देना नहीं चाहता था और नासिरुद्दीन महमूद की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ये बहुत ही उस समय का इल्तुतमिश का एक साहसीपूर्ण कदम था कि वो दिल्ली सल्तनत का शासन एक महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं और उनकी जैसे ही मृत्यु हुई, दिल्ली की गद्दी पर तुर्क अमीरों के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ही बैठा दिया गया। मतलब तुर्क भी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनको आदेश एक महिला दे, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की गद्दी पर बैठते ही प्रमुख सत्ता में आ गई शाह तुर्कान जो इनकी मां थी, और शाह तुर्कान पहले एक दासी ही थी। चूंकि अब इसका बेटा दिल्ली सल्तनत का शासक बना हुआ था तो उन्होंने पूरी तरीके से निरंकुशतापूर्ण दिल्ली सल्तनत के जो बाकी जो अमीर थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां करना प्रारंभ कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली सल्तनत का जो पैसा था उसे भोग विलास पर उड़ाना प्रारंभ कर दिया। और इस बात को लेकर दिल्ली सल्तनत के बाकी जो सूबेदार थे, बाकी जो प्रांतीय गवर्नर थे, जैसे मुल्तान है, बदायूं है, लाहौर है, झांसी है, यहाँ के अमीरों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान के, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही दिल्ली सल्तनत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे थे और इस वजह से इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। मुल्तान के सूबेदार थे उस समय कबीर खां एयाज, बदायूं के सूबेदार थे सालारी, लाहौर के मलिक जानी और झांसी के सैफुद्दीन कुची। ये उस समय यहाँ के गवर्नर थे, सूबेदार थे। इन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह शुरुआत कर दी। जैसे ही इस विद्रोह की शुरुआत हुई, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से इनके विद्रोह को दबाने के लिए निकल पड़ता है।
इनके विद्रोह को। और इनका जो वजीर है वो वजीर भी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ है, लेकिन वो वजीर यहाँ से बीच रास्ते में ही इनका साथ छोड़कर निजामुल मुल्क जुनैदी जो वजीर है वो इन विद्रोहियों के साथ आ खड़ा होता है। मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ जो वजीर चला था वो अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ हो गया। और ऐसा जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पता लगा, क्योंकि वो इन विद्रोहियों का दमन करने आ रहा था, लेकिन अब चूंकि वजीर भी उसका साथ छोड़ चुका है, उसने यहीं से वापस दिल्ली की तरफ अपना मुख मोड़ लिया, क्योंकि उसका जो वजीर है वो उसका साथ छोड़ के जा चुका है। अब जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली की गद्दी को छोड़कर इनका दमन करने आ रहा था, उस समय रजिया बेगम जुम्मे के दिन, जुम्मा का दिन अर्थात शुक्रवार, इस्लाम धर्म में जुम्मा का दिन शुक्रवार को बोलते हैं, रजिया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो इसके नाना जी के द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वहां पर आकर जनता के सामने खड़ी हो जाती है। और इल्तुतमिश ने जो रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उस बात को याद दिलाती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शाह तुर्कान के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, उन सब का वर्णन वो जनता के सामने करती है। और इन्हीं सब बातों से जनता उन्हें अपना समर्थन दे देती है और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बन जाती है। रजिया सुल्ताना को ही दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कहा गया है और वो भी जनता के समर्थन से बनने वाली, मतलब जनता के जन समर्थन से बनने वाली पहली शासिका रजिया बेगम। इधर शाह तुर्कान का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह इनका दमन करने गया हुआ है, इधर रजिया दिल्ली की शासन सत्ता को संभाल लेती है। अब चूंकि महिला के लिए बहुत ही कठिन था उस समय सल्तनत को संभालना, कि हालांकि रजिया अपनी प्रतिभा का परिचय पहले दे चुकी थी, क्योंकि जब इल्तुतमिश कहीं भी किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए जाते थे तो शासन सत्ता का भार रजिया को ही सौंप के जाते थे। अब जैसे ही इसने गद्दी पर बैठा, तुर्क अमीरों को बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि एक महिला उन्हें किसी प्रकार का आदेश दे। तो उन्होंने उस समय की जो पर्दा प्रथा प्रचलित थी, उस पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें उससे शासन चलाने में बड़ी परेशानी आती थी। और इसकी जगह उन्होंने कुबा, जिसे हम कोट भी बोलते हैं, और कुल्हा जिसे टोपी कहते हैं, इस प्रकार कोट और टोपी पहनकर ये भरे दरबार में आना प्रारंभ कर दिया रजिया बेगम ने, क्योंकि इसको मर्दाना रवैया अपनाना पड़ा शासन को संभालने के लिए। और जिस प्रकार से बाकी दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करते थे, उसी प्रकार से रजिया बेगम ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। ये घुड़सवारी करना प्रारंभ कर दिया और अच्छी घुड़सवारी करती थी रजिया बेगम। अब जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ आता है, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? रजिया बेगम और रुकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों के बीच संघर्ष होता है, और जिसमें रजिया बेगम रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी और उसकी मां शाह तुर्कान को भी, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार लगभग 7 माह तक ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ सके। उसके बाद रजिया यहाँ की उत्तराधिकारी बन जाती है, या ये कहें कि रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की वास्तविक शासिका बन जाती है। अब सल्तनत की शासिका तो बन गई, लेकिन ये जो अमीर थे, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह से नाराज थे, ये रजिया से भी अब नाराज थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि हमने उसे संरक्षण नहीं दिया, या हमारी सलाह उसने नहीं ली, या हमने उसका समर्थन नहीं किया। और ये सारे के सारे जो अमीर थे, उन्होंने रजिया का भी विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन रजिया ने अपनी प्रतिभा के बल पर इन दोनों को, दोनों लाहौर और हासी के जो सूबेदार थे, इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और इन अमीरों में आपस में फूट डलवा दी, और ऐसा महसूस करवा दिया कि भाई जो बाकी के जो अमीर हैं वो सारे के सारे रजिया से मिल गए हैं।
और ये जो दोनों के दोनों थे, कबीर खां एयाज और सालारी, इनको रजिया ने अपनी ओर मिला लिया। ये रजिया की तरफ आ गए और ये जो दो थे इनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। रही बात निजामुल जुनैदी की वजीर की, ये पकड़ में नहीं आ सका और ये सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा से इन सबको नियंत्रण में ला दिया, इनका दमन कर दिया। लेकिन अब इनको दमन तो कर दिया, लेकिन अब उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया था कि वो किस तरीके से अपनी शासन सत्ता को संभाले, क्योंकि तुर्क अमीरों का सामना करना या एक महिला का दिल्ली सल्तनत की शासन को संभालना बहुत ही आसान नहीं, कठिन नहीं तो बहुत ही बहुत भारी ऐसा काम था, क्योंकि उनको नियंत्रण में लाना सहज ही नहीं था। और इसके लिए रजिया बेगम ने कुछ अलग व्यक्तियों को अपने हिसाब से पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। जैसे उन्होंने जमालुद्दीन याकूत, इसको अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखूर ये एक महत्वपूर्ण पद होता था, अश्वशाला का, घुड़सवार से संबंधित है अश्वशाला। यहाँ पर इन्होंने जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत एक गैर तुर्क था, मतलब ये मूलतः तुर्क नहीं था, ये अबिसीनिया का रहने वाला एक हबसी अफसर था और ये कन्वर्टेड मुसलमान था, मतलब मूल रूप से ये मुसलमान नहीं था। जमालुद्दीन याकूत, इन्होंने इसको इस पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा उन्होंने ऐतगीन को अमीर ए हाजिब इस पद पर नियुक्त किया। अमीर ए हाजिब भी एक महत्वपूर्ण पद होता था और ये दरबारी शिष्टाचार से संबंधित होता था, दरबार में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो इस पद पर ऐतगीन को नियुक्त किया। इसके अलावा इसे बंदायू की भी जिम्मेदारी दी, बंदायू का भी सूबेदार बनाया। ये ऐतगीन ही तुर्क चालीसा जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था उसका प्रधान हुआ करता था। मतलब ये ऐतगीन जो था ये तुर्क चालीसा या तुर्कान चहलगानी उसका प्रधान था। इसे अमीर हाजिब और बंदाई का सूबेदार बनाया गया। इसके अलावा कबीर खां एयाज जो पहले मुल्तान का सूबेदार था उसे लाहौर का भी सूबेदार बना दिया गया। कबीर खां एयाज को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। अल्तुनिया इसको भटिंडा का सूबेदार बना दिया गया, भटिंडा का सूबेदार बना दिया गया। और जो वजीर रुकनुद्दीन फिरोज शाह का था जो भाग गया था उसके स्थान पर उन्होंने ख्वाजा उद्दीन को उन्होंने वजीर बना दिया, मुहज्जद्दीन को उन्होंने वजीर बना दिया। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पदों पर रजिया के द्वारा नियुक्ति कर दी गई। ऐतगीन को अमीर हाजिब पद, जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूर, कबीर खां एयाज को लाहौर का और अल्तुनिया को भटिंडा जिसे हम तबर हिंद भी बोलते हैं, और ख्वाजा मुहज्जद्दीन को वजीर का पद नियुक्त कर दिया गया। अब जमालुद्दीन याकूत से रजिया बेगम कुछ विशेष प्रेम रखती थी और चूंकि ये गैर तुर्क था, मूलतः तुर्क भी नहीं था और ये चीजें तुर्क लोगों को पसंद नहीं थी कि हमारे होते हुए और रजिया बेगम मतलब जमालुद्दीन याकूत से। अब इन दोनों के बीच का आपसी जो प्रेम था वो बाकी तुर्क अमीरों को बड़ा खटकता था। मतलब वो कहते थे कि क्या मतलब हम तुर्क मर गए क्या जो मतलब आप जमालुद्दीन याकूत, तो इस प्रकार का। लेकिन उस हिसाब से रजिया बेगम वो एक तरीके से दरबार में जो तुर्कों का एकाधिकार था उसको तोड़ना चाहती थी और इस तरीके से उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को एक महत्वपूर्ण पद दिया। और यही वो व्यक्ति था जो किसी भी समय रजिया बेगम से मिल सकता था, किसी भी समय दरबार में आ सकता था और जब भी ये शिकार पर जाती घुड़सवारी में हमेशा जमालुद्दीन याकूत उसके साथ होता। अब ये जो इसके सरदार थे
ये अंदर ही अंदर रजिया बेगम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। और सबसे पहले कबीर खां एयाज ने सर्वप्रथम रजिया बेगम के खिलाफ विद्रोह किया। जैसे ही लाहौर में रजिया बेगम के खिलाफ विद्रोह किया, रजिया यहाँ से इसके विद्रोह को दबाने के लिए जाती है और लाहौर इधर, ये जैसे इस पर आक्रमण करती है, ये इधर इस दिशा में भागता है और वहाँ पर सीमांत पर पहले से ही बस्तियां बसी हुई हैं मंगोल। इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आ गए थे मंगोल। वहां पर इन मंगोलों को देखकर वापस से कबीर खां एयाज आत्मसमर्पण कर देता है रजिया के सामने और रजिया उसे माफ भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर ही ये नहीं रुके, उसके बाद जो एतगीन है वो तैयार करता है अल्तुनिया को विद्रोह के लिए कि आप विद्रोह करिए और जब हम जीत जाएंगे उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत का शासक बना देंगे, आपको शासन की गद्दी संभाल देंगे। क्योंकि ये जो अल्तुनिया था ये इल्तुतमिश के ही परिवार से था, तो एतगीन जो है वो अल्तुनिया को तैयार कर रहा है और इन सब बातों से लेकर अल्तुनिया का शासक विद्रोह कर देता है। मैं यूँ कहूँ कि प्रथम विद्रोह कबीर खां एयाज के द्वारा और दूसरा विद्रोह अल्तुनिया का। जैसे ही अल्तुनिया का सरदार या अल्तुनिया का सूबेदार विद्रोह करता है, रजिया फिर इसके विद्रोह को दबाने के लिए आती है। लेकिन बीच में ही इसका जो प्रमुख विश्वास पात्र है याकूत, अमीर याकूत जमालुद्दीन याकूत, ये मारा जाता है और इसके मरने से रजिया बेगम की शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। और यहाँ पर जब तक ये जाती है, अल्तुनिया जिसके साथ बाकी सरदार हैं इस रजिया बेगम को पकड़कर और भटिंडा वहीं दुर्ग की जेल में डाल दिया जाता है। किसको? रजिया बेगम को। भटिंडा दुर्ग जेल में रजिया को बंदी बना लिया, याकूत यहाँ मारा जाता है और इसके बाद होता क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को नियुक्त कर दिया जाता है। बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, रजिया को हटा के बहराम शाह को बैठा दिया जाता है। और एतगीन जो है जिसने अल्तुनिया को विद्रोह के लिए उकसाया, उसे एक नया पद दिल्ली सल्तनत में बना, नाइब ए मुमलका, वजीर के समान ही इस एतगीन एक नवीन पद का निर्माण किया गया और उस पद पर बैठा एतगीन। मतलब शासक बना बहराम शाह, नाइब ए मुमलका बना एतगीन। अल्तुनिया को क्या मिला? कुछ। जिसने विद्रोह किया उससे कुछ नहीं मिला और इसी बात को लेकर अल्तुनिया को थोड़ा सा संदेह हुआ और कुछ समय बाद इस एतगीन ने बहराम शाह की बहन से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो अल्तुनिया के इस सूबेदार ने इस भटिंडा दुर्ग जेल से रजिया को रिहा कर दिया और इससे शादी कर ली। किससे? रजिया से। अब ऐसा कहा जाता है, मिनहाजुल सिराज एक विद्वान हुए हैं उस समय के, उन्होंने कहा है कि रजिया बेगम ने एक तरीके से हारी हुई बाजी को जीतने के लिए या अपने खुद के फायदे के लिए इन्होंने दोनों ने शादी कर ली। अल्तुनिया जहाँ भटिंडा दुर्ग जेल में ही ये बंद थी, वहीं अल्तुनिया का सूबेदार अल्तुनिया और ये दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के बाद ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं बहराम शाह के खिलाफ विद्रोह के लिए। लेकिन जैसे ही ये यहाँ विद्रोह करने के लिए आते हैं, यहाँ पर बहराम शाह के साथ बाकी और तुर्क अमीर भी हैं और उन्हें ये परास्त कर देते हैं। किसको? भटिंडा के जो सूबेदार है अल्तुनिया और रजिया बेगम, दोनों के दोनों ये यहाँ पर परास्त हो जाते हैं और परास्त होते ही ये वापस भटिंडा की तरफ जाते हैं, रजिया और अल्तुनिया। और जैसे ही ये वापस जाते हैं, कैथल एक जगह है जो वर्तमान में हरियाणा में है, कैथल एक जगह है, यहाँ पर इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इन पर आक्रमण करते हैं। कहा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी के ही कुछ ऐसे सैनिक थे जो डाकुओं के वेश में आए और कैथल नामक स्थान पर रजिया बेगम और अल्तुनिया दोनों की
को मौत को घाट उतार दिया जाता है। और इस प्रकार 1240 में ही, अक्टूबर 1240 में रजिया बेगम और अल्तुनिया दोनों की मृत्यु हो जाती है। शासन सत्ता समाज